बचाव में बहादुरी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन समझदारी के साथ। तेजी से बचाव करें, हौसले और पूरे कौशल के साथ। हिम्मत अवश्य दिखाएं, लेकिन अकेले नहीं, एक संगठित दल के साथ। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपका शत्रु आपसे कोई भी युद्ध जीत सकता है। आप भी एक ऐसा ही शत्रु है। आग से बचाव और खोज अभियान में सबसे पहले आवश्यकता होती है आग की प्रकृति को समझने की। यदि आग को परिभाषित करें तो ये एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा, प्रकाश और धुआं निकलता है। जब भी कहीं आग लगती है तो तीन चीजें मिलकर काम करती हैं। इसकी शुरुआत के लिए आवश्यक है ऊष्मा और ऑक्सीजन, जो इसको जलाए रखती है, और कुछ ईंधन जो जलता है। इस प्रकार आग लगने के यही तीन कारक होते हैं। इनमें से किसी एक को समाप्त कर दें तो आग समझिए कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भिन्न भिन्न स्थानों पर आग की प्रकृति भी भिन्न होती है, इसलिए इन भिन्नताओं को समझना और उसी के अनुसार बचाव करना महत्वपूर्ण होता है। ये एक्सटिंग्विशर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के ऊपर कार्य करता है। इसका क्लासिफिकेशन होता है ABCD। ये क्लासिफिकेशन में क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D। क्लास A फायर। इस आग में कार्बनिक प्रकृति के ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, रबर और कुछ प्लास्टिक्स होती हैं। यहाँ पानी का ठंडा प्रभाव आवश्यक है। यहाँ पानी के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करें, परंतु ध्यान रखें कि इसका प्रयोग चलते हुए बिजली के उपकरणों पर ना करें। क्लास B फायर। इस आग में ज्वलनशील ठोस या द्रव्य होता है, आमतौर पर औद्योगिक आग में। यहां पर आवरणीय प्रभाव आवश्यक है, इसलिए यहां फोम फायर अग्निशामक का प्रयोग करें। क्लास C फायर। इस अग्नि में द्रव्य, गैसें और बिजली के उपकरण शामिल होते हैं, जैसे मोटर पंप वाले कमरे या प्रयोगशालाएं इत्यादि। यहां CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और सूखे पाउडर वाले अग्निशामक का प्रयोग करें। क्लास D फायर। इस आग में ज्वलनशील पदार्थ जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक सोडियम इत्यादि शामिल होते हैं। ये पदार्थ पानी पर प्रतिक्रिया करते हैं और इस आग को बुझाने की विशेष तकनीक प्रयोग की जाती है। यहाँ ऐसे अग्निशामकों का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक है जो ज्वलनशील कड़ी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकें। सुरक्षा योजना किसी भी खोज और बचाव अभियान की जीवन रेखा होती है। दल की बैठकों में संभावित जोखिमों की पहचान करें और एक सुरक्षा योजना तैयार रखें। बड़े निर्माण जैसे बहुमंजिला इमारतों और कारखानों में पहले से ही आपातकालीन निकास योजना होती है। कार्यवाही के दौरान इससे काफी सहायता मिलती है। आग लगने की कैसी भी परिस्थिति हो, आग लगने का क्षेत्र
कितना भी बड़ा हो, बचाव दल के कार्य एक जैसे ही रहते हैं। जिस स्थान पर आग लगी हो वहां से दूसरी चीजों को हटा लें और हताहतों को उस स्थान से बाहर ले जाएं और प्राथमिक उपचार दें। उन्हें आराम करने दें और उनसे अंदर की परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करें कि अंदर और कितने लोग फंसे हुए हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए हों, उनसे लगातार संबंध स्थापित करने की कोशिश करें और उन तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए नीति निर्धारित करें और सभी संभावित साधनों के द्वारा ऐसे स्थानों की जांच करें जहां किसी के जीवित होने की संभावना हो। रेस्क्यू के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके इक्विपमेंट्स, जिसमें मूलतः मैनुअल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक टूल्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है। औजारों की पहचान उनके इस्तेमाल के अनुसार होती है। सच टूल्स, इक्विपमेंट्स और एसेसरीज। रेस्क्यू टूल्स, इक्विपमेंट्स और एसेसरीज। अभियान सहायक इक्विपमेंट्स, व्यक्तिगत सुरक्षा इक्विपमेंट्स, जिसमें मूलतः गमबूट, टांगरी, हैंड ग्लोव्स, एयर प्लग, आई शील्ड और हेलमेट। क्योंकि जब भी डिजास्टर में काम करेगा उस वक्त डेब्रिस या आयरन रॉड या और कोई भी ऐसे ऑक्सीजन या केमिकल इस पे जो फायरमैन काम कर रहा है उसको चोट ना पहुंचाए, इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहना जाता है। एक अभियान दल के सदस्यों को उन गांठों को समझना जरूरी होता है, वहां पहुंचने के लिए जहां पहुंचना कठिन प्रतीत होता है, और साथ ही कामयाब बचाव अभियानों के लिए भी ये जरूरी होता है। वो हैं थंब नॉट, क्लोव हिच, राउंड टर्न एंड 2 हाफ हिचेस, draw hitch, reef knot, chair knot, bowline, bowline on the bite, ship shank, इसके अतिरिक्त बांधने के प्रकार भी होते हैं जो 2 या 2 से अधिक खंभों को एक साथ सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बचाव दल के सभी सदस्यों को स्ट्रेचर बांधने का अभ्यास अच्छी तरह करना चाहिए और ये पूरी तरह से आना चाहिए। स्ट्रेचर पर कंबल को तिरछा रखें, घायल को कंबल पर लेटाएं, पैरों के बीच में से समेटते हुए इसे पैरों के बीच में डाल दें। इससे घायल को दोनों ओर से लपेट दें। पहले दाईं ओर से ढकें और अंदर की ओर समेट दें।
सामने से गले को ढकते हुए इसे सेफ्टी पिन से सुरक्षित कर दें। मुख्य ऑपरेटर को अपने हाथों का सहारा देते हुए सिर के पास स्ट्रेचर के दाईं ओर बैठना चाहिए। सिर के दाहिनी सिरे को स्ट्रेचर हैंडल के साथ क्लोव गांठ बांधें। इसके बाद स्ट्रेचर से 18 इंच पर नीचे की ओर रस्सी डाली जाती है और हताहत व्यक्ति के चारों ओर लपेट दी जाती है और स्ट्रेचर के नीचे आधी गांठ लगा दी जाती है। दोबारा दाईं ओर रस्सी को नीचे डालते हैं। टखनों और पैरों को एक गांठ के द्वारा सुरक्षित कर लिया जाता है और रस्सी टखनों के नीचे से दूसरी ओर कर दी जाती है। रस्सी अब बाईं ओर है। घायल के चारों ओर बने घेरे पर यह बांध दी जाती है और दूसरा छोर हैंडल्स पर क्लोव गांठ की मदद से बांध दिया जाता है। अब बांधने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाईं ओर की रस्सी को लपेट दें और हताहत के सिर के नीचे कंबल के अंदर रख दें ताकि ये मरीज के तकिए का काम करे। आग से बचाव अभियानों में सीढ़ियां जीवन रेखा होती हैं, जिनका इस्तेमाल हताहतों को ऊपर की मंजिलों से उतारने या रिक्त स्थानों में पुल की तरह हो सकता है। ये स्ट्रेचरों या डेरेकों के स्थान पर हो सकता है। सीढ़ियों के प्रकार और उनके प्रयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। हुक सीढ़ी यानी कुंडा सीढ़ी 13 फीट 4 इंच या 4 मीटर लंबी। विस्तारक सीढ़ी 35 फीट या 13.5 मीटर। सीढ़ी को दीवार के आधार से सीढ़ी की काम करने की ऊंचाई की 1/4 के बराबर दूरी पर लगाइए। सुरक्षित तौर पर काम करने के लिए सीढ़ी को इसी कोण पर लगाना जरूरी होता है। और अब कुछ महत्वपूर्ण सलाह जो कि सीढ़ी को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने में आपकी सहायता करेगी। हमेशा बाईं ओर से सीढ़ी को अधिक जगह दें। सीढ़ी का ऊपरी भाग खिड़की के छज्जे के ऊपर होना चाहिए। इससे आपको सीढ़ी को अंदर करने या बाहर करने में आसानी होगी, यहां तक कि हताहत को नीचे उतारते समय भी। पर ध्यान रहे, सीढ़ी पर स्थिरता के साथ चढ़ें। अपने शरीर को सीधा रखें, हाथों को सीधा रखें और आहिस्ता से ऊपर की ओर देखें। सीढ़ी चढ़ते समय अपने पैरों को ना देखें। अपने पैरों को सीढ़ी के बीच में रखें। हाथों को कमर और कंधों के बीच से आराम से चलाएं। सीढ़ी के डंडों को, हथेली को नीचे की ओर और अंगूठों को अंदर की ओर रखते हुए दोनों हाथों से थामें। दोनों हाथ कभी एक समय में एक ही डंडे पर नहीं होना चाहिए। सीढ़ी से उतरते या चढ़ते समय हाथों और पैरों को इस प्रकार चलाएं जैसे बायां हाथ बाएं पैर के साथ और दायां हाथ दाएं पैर के साथ। और अब कुछ विवरण वास्तविक बचाव अभियान के बारे में। आग की स्थिति में पहला कदम होता है पड़ोस से शुरुआत करना। हो सकता है कि वहां कोई व्यक्ति आग वाले घर में फंसा हो और तब इमारत के ऊपर की ओर से खोज करनी शुरू करें और नीचे की ओर आएं। जल्दी से और पूरी तरह से खोज करें। किसी संभावित छिपे स्थान को नजरअंदाज ना करें। जब भी संभव हो जोड़े में ही काम करें। धुएं वाले कमरे में खोज कैसे करें? कमरे के दरवाजे को अचानक ना खोलें। गर्म गैस और धुआं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नीचे की ओर झुकते हुए धीरे से दरवाजा खोलें। गर्म गैसों और धुएं को अपने सिर के ऊपर से गुजर जाने दें। अगर कमरे का दरवाजा बाहर की ओर खुलता है तो दरवाजे के निचले हिस्से पर सामने की ओर से पैर रखें और धीरे से खोलें। इस प्रकार आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि अंदर भरे गैसों और धुएं के दबाव से दरवाजा एक साथ अचानक खुल सकता है। झुकते हुए कमरे में प्रवेश करें और हमेशा इसी मुद्रा में आगे बढ़ें, क्योंकि वहां धुआं कम
और फर्श के पास गर्म हवा हो सकती है। कमरे में तिरछा चलकर देखें कि कहीं कोई कमरे के बीच में लेटा तो नहीं है। एक बार जब आप पीड़ित व्यक्ति तक जाते हैं तो आपको एक सकारात्मक रवैया अपनाना जरूरी हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति डरा हुआ होता है और अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आपका रवैया उसे आश्वस्त करेगा और उसमें आत्मविश्वास पैदा करेगा। पीड़ित को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता प्रदान करें। आग लगने की स्थिति में हमेशा पीड़ितों को अभियान स्थल से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी होता है। खोज और बचाव करने वाले कर्मियों के लिए बचाव के आपातकालीन तरीकों को जानना और उनका अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। पिक अ बैग, कांधे पर उठाएं यदि घायल होश में है और उठने के लिए सक्षम है। पैक अ बैग, घायल को पीछे से उठाएं लेकिन उल्टी दशा में। ह्यूमन क्रच, मानव बैसाखी, ये 3 टांग की दौड़ की तरह है। बचाव करने वाला घायल की ओर और प्रत्येक व्यक्ति अपने बाहरी पैर को आगे बढ़ाता है। फायरमैन लिफ्ट, एक बेहोश व्यक्ति को बचाना बहुत कठिन होता है और किसी बचाव करने वाले को स्वतंत्र छोड़ना भी। द फायरमैन्स क्रॉल, घायल व्यक्ति को अपनी पीठ पर डालें और उसकी दोनों कलाइयों को आपस में मिला दें। उसके हाथों से अपने गले में लूप बना लें और रेंगते समय उसे छोड़ दें। यह तरीका तब प्रयोग में लाया जाता है जब घायल बहुत ज्यादा भारी हो। रिमूवल्स डाउनस्टेयर्स, आश्वस्त हो जाइए कि घायल आपके सीने पर लेटा है और फिर उसे आसानी से नीचे लाइए। बोलाइन ड्रैग, इसमें घायल को अपनी पीठ पर डालना होता है और उसके हाथों को थामना होता है। तब एक रस्सी से उसे सुरक्षित करें और लूप बनाने के लिए प्रत्येक सिरे पर बोलाइन बांधें। गांठ घायल के सिर के नीचे होनी चाहिए। बचावकर्ता को उसे खतरे से जीन के द्वारा बाहर निकाल लेना चाहिए, जो कि लूप का दूसरा सिरा है। टो ड्रैग, जैसा कि नाम से जाहिर है, बचावकर्ता सबसे पहले घायल के हाथों को सुरक्षित करेगा, पैरों को घायल के बगल में रखेगा और उसके दोनों हाथ स्वतंत्र करके उसे खतरे से बाहर निकालेगा। इसी प्रकार 2 सदस्यीय दल के लिए तकनीकों को समझने के लिए ध्यान से देखें। फोर एंड आफ्ट मेथड, टू-हैंडेड सीट, फोर-हैंडेड सीट, चेयर कैरी, क्लोज एंड ब्लैंकेट लिफ्ट। आमतौर पर इस प्रकार उठाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कठिन परिस्थिति में 2 लोग भी इसे अंजाम दे सकते हैं। वो कपड़ा जिस पर घायल को रखा जाता है, बचाव करने वाले को उस कपड़े के भागों को थामने की आवश्यकता होती है। इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर्स, स्ट्रेचरों की कमी के कारण इसमें सुधार किया जाना बेहतर है। इसके लिए आप कोई पुराना दरवाजा, परत चढ़ी लोहे की शीट, एक कंबल या एक छोटी सीढ़ी प्रयोग कर सकते हैं।
ये सभी एक अच्छी स्ट्रेचर साबित होते हैं। आग से बचाव का अभियान दूसरे बचाव अभियानों से अलग होता है। यहाँ हर क्षण परिस्थिति बदलती रहती है। यहाँ पहुंचने वाले पहले दल के लिए सुरक्षा मूलभूत नियम नहीं होता, बल्कि किसी की जान बचाना प्रथम होता है। सावधान और अलार्म करने के लिए एक पूर्व निर्धारित विसिल अलर्ट सिस्टम होता है। लंबी सीटी की आवाज इशारा होती है काम रोक देने और बात सुनने के लिए। एक लंबी और एक छोटी सीटी इशारा होती है लगातार काम करते रहने का। और 3 छोटी सीटियों का अर्थ होता है कि जल्द से जल्द स्थान खाली करो और सुरक्षित जोन में पहुंचो। प्रभावित क्षेत्र के अंदर सुरक्षित जोन की पहचान करना और स्थापित करना और दूसरे दल के सदस्यों को इसके बारे में बताना। आपातकाल की अवस्था में चिकित्सा दल के साथ संबंध बनाना और छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट रखना। बचाव दल के कार्यकर्ताओं को बदलते रहें ताकि कुशलता बनी रहे। उदाहरण के लिए उसे जलते हुए वाहन के अंदर से घायल को सुरक्षित बाहर निकालना होता है। इस स्थिति में और अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ आप अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के बीच में काम करते हैं। तब यदि आवश्यक हो तो दरवाजों को काटें। घायल में श्वास अवरोधन के लक्षण देखें तो तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। आग के स्रोत ऑक्सीजन को समाप्त करके आग को बुझाएं। रासायनिक बाधा से निपटने के लिए बचावकर्ता को कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा साधनों को अपनाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक कपड़े यहाँ बहुत आवश्यक हैं। अभियान के पश्चात बचावकर्ता को स्वयं को पूरी तरह से धोना चाहिए। आंख से लेकर पूरे शरीर पर से सभी रासायनिक धब्बों को हटाना नितांत आवश्यक है। एक बचावकर्ता को पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डूबते हुए लोगों की तरफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम फेंकना इस कार्य में सबसे पहला कदम होता है। ऊंची इमारतों से घायलों को बचाने के लिए बहुस्तरीय क्रेन्स तुरंत घटनास्थल पर ले जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अक्सर इसे घायल तक पहुंचने में समय लग जाता है। इस दौरान घायल से संबंध बनाए रखें और उसे आश्वस्त करते रहें। और चिकित्सीय सहायता के लिए तैयार रहें। विध्वंस हुए ढांचे में कैमरा एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। दीवार में एक छोटा सा छेद करके कैमरा अंदर की ओर डाल दिया जाता है ताकि घायल की स्थिति को आंका जा सके। एक कैजुअल्टी ट्रैप है और एक कैजुअल्टी यहाँ पे है। बचावकर्ता तब द्वारों को काटकर घायल तक पहुंचता है। एक घायल विध्वंस हुए ढांचे के मलबे में फंसा हो सकता है। उसे हटाकर घायल को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है।
ताकि उसे शीघ्र चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ये कार्य अक्सर कठिन और खतरनाक होता है। एक चौकस योजना और संपूर्ण प्रशिक्षण आपको ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। सदैव याद रखिए, आप जहां भी रहें, हमेशा मुस्कुराकर ही सेवा करें। इससे आप थकान और उच्च तनाव के स्तर से सुरक्षित रहेंगे। खोज और बचावकर्ता का ये कार्य घायलों को दुर्घटना से सुरक्षित और आश्वस्त करता है और कठिन परिस्थिति में भी उनमें आशा की एक किरण जगाता है। कठिन प्रशिक्षण लीजिए और अनुशासन में रहकर कार्य कीजिए। गर्व महसूस कीजिए, आश्वस्त रहिए, जिम्मेदार बनिए और जीवन को बचाइए। जैसा कि आपने इस लघु वृत्त चित्र में देखा कि कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से खोज व बचाव कार्य सही तरीके से किया जा सकता है और होने वाले खतरे व नुकसान को कम किया जा सकता है। और हमें इस बात की खुशी है कि आपके द्वारा आग से बचाव कार्य बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक किया जा रहा है। खोज व बचाव प्रशिक्षण आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षण अच्छी तरह से लें तथा इसका निरंतर अभ्यास करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह आप खोज व बचाव के माध्यम से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और एक बड़े हादसे को टाल सकते हैं।